स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द रशियन ऑयल परचेज के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि वो इंडिया को अलाउ करते हैं आने वाले 30 डेज के लिए रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको कैरी आउट है वो किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूएस का ये जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। जनवरी फरवरी का जो मंथ है उस दौरान में भी एक जो पॉइंट है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में था, क्योंकि उस मंथ के दौरान में इंडिया और यूएस का जो डील है उसका डिस्कशन है वो हुआ था। अभी क्या जो डील है उसको साइन किया गया है कि इंडिया और यूएस के बिटवीन में। अभी आप देखिए कि डील साइन नहीं हुआ है बट उसका जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है। उस दौरान में यूएस के द्वारा क्लेम किया गया था कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको हम रिड्यूस है वो करेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स डील का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में भी इस तरीके का कंडीशन मेंशन है। डील के डॉक्यूमेंट में इस तरीके का कोई भी कंडीशन है उसको नहीं बताया गया कि हम रसिया के साथ में ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस करेंगे। इंडिया का जो रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली यूएस के द्वारा क्यों ऑब्जेक्ट किया जाता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन का वॉर का कंडीशन है और वेस्टर्न कंट्रीज का एक स्टेटमेंट है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है इंडिया का, वो इस वॉर कंडीशन को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो क्या स्टूडेंट्स ओनली इंडिया का ऑयल परचेज है वही इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम ऑयल परचेज के भी रिगार्डिंग में रीड करें तो चाइना है वो लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का। चाइना है वो सबसे लार्जर नंबर्स के अंदर में जो ऑयल है उसको बाई किया करता है। सेकंड आप देखिए कि यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे रसिया के साथ में अपना जो ट्रेड है उसको कैरी आउट करते हैं। स्पेशली अगर हम गैस के परचेज के रिगार्डिंग में रीड करें तो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लार्जर वे के अंदर रसिया के साथ में गैस का परचेज किया करते हैं। यूएस जो है वो ऑलरेडी रसिया के साथ में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूरेनियम है उसका परचेज किया करता है। तो इंडिया को इस तरीके से ऑब्जेक्ट करना कि इंडिया का जो ऑयल परचेज है वही रसिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके बिहाइंड में रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में अपना जो डोमिनेशन है उसको इंश्योर किया जा सके वेस्टर्न पावर कंट्रीज के द्वारा। सेकेंड आप देखिए कि कोई इमर्जिंग कंट्री है उसके एस्पिरेशंस हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। हमें रसिया के साथ में जो ऑयल मिला करता है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर में मिला करता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से अदर कंट्रीज उसके ऑयल को परचेज नहीं किया करते। हमारा जो परचेज परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ करता था 2022 से पहले। और 22 के बाद में आप देखिए कि रसिया ने डिस्काउंट रेट के ऊपर में ऑयल का जो सेलिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया और इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है अदर कंट्रीज के ऊपर में हम डिपेंड हुआ करते हैं ऑयल एंड गैस के रिगार्डिंग में। तो उसके लिए हमने जो कम अमाउंट के ऊपर में जहाँ पे हमें ऑयल मिला करेगा उसको हम परचेज हैं वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रिलैक्सेशन है वो क्यों प्रोवाइड किया गया है। रिलैक्सेशन के पॉइंट से पहले एक पॉइंट यहाँ पे हम ये रीड करेंगे। ग्लोबल ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि जो एस्पायरिंग कंट्री था इंडिया, जो इमर्जिंग कंट्री था वो हमने देखा। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है, इंडिया ब्रिक्स का आप देखिए कि फाउंडिंग मेंबर कंट्री है और ब्रिक्स के द्वारा यूएस का जो करेंसी है डॉलर, उसको कंटिन्यूस आप देखिए कि उसके अल्टरनेटिव वे के अंदर में जो करेंसी है उसको यूज किया जाए। तो यूएस अपना एक कंसर्न के रूप से देखता है ब्रिक्स को यहाँ पे, और उन कंट्रीज के अगेंस्ट में इसके जो यूएस के जो एक्शन है वो आपको मिलेंगे। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे अलाउ क्यों किया गया है वेस्ट एशिया के वहाँ पे। यूएस एंड इजराइल के द्वारा आप देखिए कि जो अटैक किया गया ईरान में, तो ईरान के अटैक की वजह से जो कंप्लीटली डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड का 20% जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई हुआ करता है, जहाँ पे ईरान का डोमिनेशन है, तो प्रेजेंट समय में जो ट्रेड है उसमें डिस्टरबेंस हुआ। 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो यहाँ से सप्लाई हुआ करता है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का जो अराउंड 55% के आसपास जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आया करता है। मेनली आप देख सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होने वाला जो ऑयल है, इंडिया और चाइना है वही इसके लार्जेस्ट बायर्स हैं। क्या हमें ये जो ऑयल परचेज को जो अलाउ किया गया है ये हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर में, कम कम जो प्राइस है उसके ऊपर में अवेलेबल रहेगा। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि जो रसियन ऑयल है वो भी डिस्काउंट रेट के ऊपर में नहीं है।
चाइना के द्वारा कंटिन्यूअस उस ऑयल को बाई किया गया है, तो कंपटीशन का जो कंडीशन है वो क्रिएट होगा, जो लार्जर अमाउंट है वो हमें पे करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो ऑयल रिजर्व हैं उसके बारे में, जैसा वेस्ट एशिया का कंडीशन है, क्या हमारे पास में इतना ऑयल का स्टॉक है? तो आप देखिए कि मिनिस्ट्रीज ने रिस्पॉन्ड किया था इस क्वेश्चन को कि 24 से लेकर 25 डेज के आसपास हमारे पास में जो क्रूड ऑयल है उसका अवेलेबिलिटी है। और क्रूड ऑयल को आप देखिए कि रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम डीजल के रूप से। तो हमारे पास में 25 डेज के अराउंड में जो रिफाइन जो प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ पे पेट्रोलियम एंड डीजल है, उसका भी अवेलेबिलिटी है। तो अराउंड द 50 डेज का हमारे पास में ऑयल है वो अवेलेबल है। अब देखिए कि ऑयल के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है, आपको स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कंडीशन है वो बताया है कि हर एक कंट्री के पास में, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है, उनके पास में 90 डेज का जो स्टॉक है वो होना चाहिए किसी भी अनप्रेसिडेंट इवेंट है उसको डील करने के लिए। हमारे पास में भी आप देखिए कि जो कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको सेटअप किया गया है, जैसे कि विशाखापट्टनम के वहाँ पे, मैंगलोर के वहाँ पे, पादुर नाम का जो जगह है वहाँ पे भी कुछ रिजर्व्स हैं वो सेटअप हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि चाइना भी यहाँ पे कंपटीशन के अंदर में है, लार्जर जो अमाउंट है वो हमें पे करना होगा। तो ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज होती हैं तो कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट वो करेगा, कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ये इंक्रीज करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे इंक्रीज होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा आप देखिए कि रुपी का जो कंडीशन है वो लार्जर वे के अंदर में वीकनिंग कंडीशन के अंदर में जाएगा। तो रुपी है वो यहाँ पे वीक होगा, रुपी वीक होगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज होगा। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मैंडेट है उसके अंदर भी इम्पैक्ट हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रेगुलेशन है हमारे यहाँ पे जो करेंसी का जो मार्केट है उसके अंदर में, तो उसका भी आप देखिए कि इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ बेसिकली फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में है कि इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ऑयल का जो प्राइस इंक्रीज होना यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के पर्सपेक्टिव से है। नेपाल के वहाँ पे आप देखिए कि जेनजी का मूवमेंट हुआ था सितंबर मंथ के दौरान में, क्योंकि जेनजी के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जेनजी जो कम्युनिटी है, जो आप देखिए कि यूथ जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा यूज किया जाता था करप्शन के रिगार्डिंग में, गवर्नमेंट का जो लेस अकाउंटेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में। और सोशल मीडिया बैन होने के बाद में एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट के बाद में वहाँ से जो पॉलिटिकल पर्सन पावर के अंदर में थे उनको रिमूव किया गया। और फिर आप देखिए कि एक इंटरिम लीडर हैं जिनको अपॉइंट कर दिया गया। अब वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और इलेक्शन के अंदर में एक न्यू पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो यहाँ पे विक्ट्री के रूप से इमर्ज हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो लीडर हैं जिनको कि हम ब्रिंदर शाह या बेलेन के नाम से भी जाना करते हैं, बेलिंदर शाह हैं, तो ये आप देखिए कि नए पीएम हैं वो अपॉइंट रहेंगे। रिसेंटली बांग्लादेश के वहाँ पे भी मूवमेंट के बाद में इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ था और बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी वहाँ पे विक्ट्री है उसको अचीव किया था। अगर हम बात करें नेपाल के बारे में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंडिया और नेपाल का जो बाउंड्री एरिया है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कि इंडिया और नेपाल के बिटवीन में 1751 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो एग्जिस्ट किया करता है। हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर हैं उसको शेयर किया करते हैं, आप देखिए कि उत्तराखंड हमारा स्टेट है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अलावा स्टूडेंट्स बिहार है, बिहार है। बिहार के अलावा आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो ये बेसिकली कुछ स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ में। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिनके ऊपर में नेपाल ने अपना क्लेम किया है, इंडिया उसको कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट करता है, जैसे कि लीपू लेक का एरिया है, लीपू लेक है, लिम्पिया दूरा है और इसके अलावा काला पानी है।
लिपू लेक है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है। ये 3 ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर में नेपाल का जो अर्लियर गवर्नमेंट जिन्होंने 2019 के समय क्लेम किया था और इंडिया उसको ऑब्जेक्ट करता है कि ये इंडिया का ही टेरिटरी है, इंडिया का ही पार्ट है, यहाँ पे नेपाल का ये पार्ट है वो नहीं है। तो ये बेसिकली नेपाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। हमारा जो बाउंड्री एरिया है जिसके रिगार्डिंग में एक 1816 का एक ट्रीटी है जिसको कि हम ट्रीटी ऑफ सुगाली के नाम से जानते हैं जो कि बाउंड्री एरिया है उसको रेगुलेट करता है। 1816 का ट्रीटी ऑफ सुगाली है, सोगोली है, जो कि हमारे यहाँ पे बाउंड्री एरिया को रेगुलेट करता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो माइनर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बैन है वो किया जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या होना चाहिए, 2025 के दौरान में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इस तरीके से डिसीजन लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी आप देखिए कि जो जो चिल्ड्रंस हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन है वो किया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ये जो डिमांड है वो कंटिन्यूस न्यूज़ में है कि वहाँ पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बैन है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डोमेन के पर्सपेक्टिव से रीड करें, हमारे कंट्री के अंदर में इंटरनेट को रेगुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है, ये यूनियन डोमेन के अंदर में आया करता है। यूनियन डोमेन के अंदर में ये सब्जेक्ट इंटरनेट को रेगुलेट करना, उसके रिगार्डिंग में डिसीजंस हैं वो कैरी आउट करना। तो ये स्टेट डोमेन का सब्जेक्ट नहीं है, एक तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। यहाँ पे जो डिजिटल जो राइट्स के रिगार्डिंग में जो पर्सन है उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रंस का जो डिजिटल एजुकेशन है या डिजिटल जो अवेयरनेस है उसको ये रिड्यूस करेगा। इस तरीके से ब्लैंकेट वे के अंदर में अगर बैन लगाया जाता है चिल्ड्रंस का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके यूज के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि राज्यसभा वर्कर्स के बारे में, राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन को फाइल किया था। तो राज्यसभा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, शेड्यूल 4 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जहाँ पे अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है। अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट के अंदर में कितना सीट है, कहाँ पे किस यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर में। राज्यसभा एक कंटिन्यूअस हाउस है जो आप देखिए कि डिजोल्व नहीं हुआ करता है। इसके कुछ मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं और कंटिन्यूअस उनका जो इलेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये राज्यसभा के बारे में था। फिर आप देखिए कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसका रिजल्ट आया है जिसके अंदर में जो टॉप किया गया है उन पर्सन्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। स्टूडेंट्स आप भी अगर कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हो, न्यूज़पेपर को काफ़ी डिटेल के अंदर में रीड करते हो, देखिए कि 1-2 ईयर्स के अंदर में आपका जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे तैयार होंगे और उसके बाद में आप अच्छे से एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको न्यूज़पेपर के ऊपर में अपना जो फ़ोकस है उसको कंटिन्यूअस करना है। न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जो भी किसी पर्सन है उनको देखते हो, उनका बैकग्राउंड आप एक बार चेक करना, किस बैकग्राउंड से वो बिलॉन्ग करते हैं। और उसके बाद में उनका जो हार्ड वर्क है, जो कंटिन्यूअस वो हार्ड वर्क करते हैं, उनका लैंग्वेज के ऊपर में जो कमांड है, वो आपका जो आंसर राइटिंग के अंदर में भी शो होगा, वो आपका पर्सनैलिटी के अंदर में भी अपीयर होगा। तो आपको जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर में लार्जली वे के अंदर में फ़ोकस है वो करना चाहिए। स्टैटिक बुक को भी रीड कीजिए, न्यूज़पेपर्स को भी फ़ॉलो कीजिए। तो ये बेसिकली यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे था और न्यूज़पेपर्स के ही रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स हम टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के वहाँ पे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में है और जो प्रीलिम्स 2026 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आने वाले समय के अंदर में, तो उसके लिए भी हमारा जो कोर्स है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरेन ट्राइब्यूनल के बारे में मेंशन है वो किया गया। आसाम के वहाँ पे एक पर्सन है जिनको कि फॉरेन ट्राइब्यूनल ने डिटेंशन सेंटर के अंदर में आप देखिए कि डाल दिया था। बट जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उनके थ्रू यहाँ पे उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एक नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं वहाँ पे जो डोमिनेट कम्युनिटी है उससे वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। 6 कम्युनिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं जो कि हमारे 3 जो नाइबर कंट्री हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, उसमें जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं वो इंडिया के लिए अगर माइग्रेट करते हैं, 6 ईयर का अगर उनका लिविंग कंडीशन इंडिया के अंदर में हुआ है तो उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा।
फॉरेन ट्राइब्यूनल बेसिकली क्या हुआ करते हैं, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो डिसाइड करता है किसी भी पर्सन का अगर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में डाउट क्रिएट होता है तो उसके रिगार्डिंग में ये बॉडी है, क्वासी जुडिशियल है, जो डिसीजंस लिया करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके रिमूवल के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है वो मंडे को यहाँ पे डिबेट होगा लोकसभा के अंदर में। तो क्या स्टूडेंट जब स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस है तो उस दौरान में क्या उनके द्वारा जो हाउस को सिट की हाउस हाउस के अंदर में क्या उनके द्वारा बैठा जा सकता है? तो यस स्टूडेंट्स, हाउस के अंदर में वो बैठ सकते हैं। क्या उनके द्वारा हाउस का जो प्रिसाइड किया जा सकता है कि हाउस को जब उनका रिमूवल मोशन है जो डिस्कशन फेज के अंदर में है, तो स्टूडेंट्स उस दौरान में वो आप देखिए कि हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे एज ए स्पीकर के रूप से। और क्या उनके द्वारा वोट किया जा सकता है? फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर में डायरेक्टली वोट किया जा सकता है। तो यस स्टूडेंट्स, उनको वोटिंग का भी पावर है, हाउस के अंदर में बैठने का भी पावर है, डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी पावर है। बट उनको हाउस को प्रिसाइड करने का उस समय कंडीशन है वो नहीं हुआ करती है। स्पीकर का अगर रिमूवल करना है तो मिनिमम एक रिजोल्यूशन है वो प्रपोज होना चाहिए, रिजोल्यूशन को प्रपोज किया जाए। और वो जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके थ्रू पास हो। स्पेशल मेजोरिटी है मेंबरशिप के रिगार्डिंग, स्पेशल मेजोरिटी रिगार्डिंग द मेंबरशिप। यहाँ पे ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है वो नहीं चाहिएगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी है वो नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे लोकसभा स्पीकर के बारे में, तो आप देखिए कि ब्रिटेन के वहाँ पे कन्वेंशन है। ब्रिटेन का कन्वेंशन क्या है कि जब भी कोई पर्सन स्पीकर का पोस्ट के लिए अपॉइंट होता है तो उनके द्वारा अपना जो पार्टी का जो मेंबरशिप है उसको वैकेंट कर दिया जाता है, कि पार्टी का मेंबरशिप को वो वैकेंट करेंगे, उसको रिमूवल करेंगे। और जिससे कि वो न्यूट्रलिटी है उसको इंश्योर कर सकें, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से फेवर है वो वहाँ पे ना करें। क्या इंडिया के अंदर में ये जो पॉलिटिकल कन्वेंशन एस्टेब्लिशमेंट में आया है, इंडिया में ये कन्वेंशन एस्टेब्लिशमेंट में अभी तक नहीं आया कि स्पीकर के द्वारा रिजाइन है वो किया जाए अपना पार्टी का जो मेंबरशिप है उससे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है उसके बारे में, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने मेंशन किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, कि आप देखिए कि बुक ऑफ विजडम वैल्यूज का जो बुक है वो यहाँ पे बताया गया है। यस स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरीके से ही इम्पोर्टेंट है। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट वो भी कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मीन क्या है कि जिस तरीके से चेंजेज का रिक्वायरमेंट है कि प्रेजेंट समय में डॉक्यूमेंट के अंदर में कुछ चेंजेज होने चाहिए तो आसानी से जो चेंजेज हैं वो किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट्स हैं। तो समय के साथ में जो अडॉप्ट करना है, समय के साथ में जो चेंज है उसको फेस करना है, वो भी काफ़ी ईज़िली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हमारे जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके बारे में एक न्यूज़ है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो बेसिकली वुमेन यहाँ पे रहेंगे तेलंगाना के अंदर में। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिसेंटली वुमेन्स का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है उसके लिए काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, आप देखिए कि अपने जो कानून है उसमें चेंज किया है। स्टेट्स ने क्या चेंज किया है? उन्होंने चेंज किया है, एक तो नाइट के समय जो नाइट शिफ्ट हुआ करती हैं उसके अंदर में फैक्ट्रीज के अंदर में वुमेन वर्कर्स को अलाउ करने के लिए कहा गया। उनको मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए भी जो कंडीशंस यहाँ पे लेबर लॉज के अंदर में चेंजेज हैं वो हुई हैं। जैसे नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो आप देखिए कि फायर से ही रिलेटेड है। फायर क्रैकर का एक फैक्ट्री था, फायर क्रैकर का एक फैक्ट्री था जिसके अंदर में ये इंसिडेंट हुआ है। अब इंसिडेंट के अंदर में बताया गया कि फैक्ट्री का जो कैपेसिटी है उससे लार्जर नंबर के अंदर में वर्कर्स वहाँ पे वर्क किया करते थे। कुछ आप देखिए कि अनऑथराइज जो वहाँ पे जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है उसका भी प्रेजेंस था फैक्ट्री के अंदर में, और वो इंसिडेंट होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। ये इंसिडेंट्स बेसिकली क्यों हुआ करते हैं? समय पे आप देखिए कि हमारा जो फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस उसमें रेगुलेशंस है उसका ना होना। राजस्थान के अंदर में भी भिवाड़ी का एरिया है, राजस्थान में एक जगह है भिवाड़ी, वहाँ पे भी आप देखिए कि ऐसा ही एक फैक्ट्री के अंदर में ब्लास्ट हुआ था। और वो तो जो फैक्ट्री है फायर क्रैकर का वो ऑथराइज है वो भी नहीं था। तो ये कुछ कंडीशंस को बताता है कि हमारे यहाँ पे रेगुलेट करने का ज़रूरत है, वर्कर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको हमें एंश्योर है वो किया जाना चाहिए, कि मोर सेफ्टी उनका जो वर्किंग कंडीशन है सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटर फॉर रिसर्च फॉर, आप देखिए कि इन्वायरमेंट एंड
क्लीन एयर के रिगार्डिंग में जो सेंटर फॉर रिसर्च है, उनका एक रिपोर्ट बताता है कि इंडिया के जो अर्बन एरियाज़ हैं, वो बेटर कंडीशन में नहीं हैं। इंडिया के अर्बन एरियाज़ के वहाँ पे आप देखिए कि जो एयर पॉल्यूशन है, वो कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में मेंशन किया गया कि टू 204 सिटीज़ हैं आउट ऑफ द 238 इंडियन सिटीज़, जहाँ पे एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी वे के अंदर में नहीं है। क्या रीज़न है? कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का ड्राइव होना हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में। वो सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कम आप देखिए कि डस्ट है वो यहाँ पे एयर के अंदर में एंटर करे, उस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो किया जाना, किसी तरीके से रेगुलेशन है वो नहीं होना। और हाँ, स्टूडेंट्स हमारा जो एग्रीकल्चर का जो वर्क है, स्पेशली आप देखिए कि स्टेबल बर्निंग है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर में भी किसी तरीके का कंट्रोल है वो नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर में भी कंट्रोल नहीं है और काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आउटसाइड द सिटी एरिया के अंदर में ही सिचुएटेड हुआ करती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 है, पीएम 10 है, इसके अलावा जो अदर यहाँ पे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका प्रेजेंस हमारा एयर के अंदर में मिला करता है। तो ये जो बेसिकली आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर 1 है जिसके अंदर में आप देखिए कि अर्बनाइजेशन का क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या रेमेडी होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेबस का ये पार्ट है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स और उनका रेमेडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राइसीना डायलॉग है। राइसीना डायलॉग के अंदर में आप देखिए कि ईरान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए हैं। वेस्ट एशिया के इस कंडीशन के अंदर में फर्स्ट टाइम जो ईरानियन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया इंडिया का जो शिप है उसको किसी तरीके से कंट्रोल नहीं करते हैं। इसके अलावा इंडिया यूएस को प्रेशराइज करे, उसको उसको यहाँ पे मेंशन करे कि जो क्यों ईरानियन जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया गया है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो ये ईरान की अपनी कंसर्न है, उनके द्वारा कहा गया। इंडिया ने आप देखिए कि ईरान का एक शिप है जिसको कि कोचिन के वहाँ पे डॉक है वो भी किया था, डॉकिंग किया था एक कंडीशन की रिगार्डिंग ईरानियन शिप को कोचिन के वहाँ पे वो डॉक है। फ़िनलैंड के जो लीडर इंडिया के लिए आए हैं उन्होंने भी यहाँ पे वॉर कंडीशन को पार्टिसिपेट करने के लिए डिनाई किया है कि वॉर का जो कंडीशन है उसको डी-एस्केलेट करना चाहिए, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए और कोई भी डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कशन के थ्रू रिज़ॉल्व है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मेंशन है कि जो रिपोर्ट है वो बताता है कि यूएस फोर्स ने वो अटैक किया था ईरान के अंदर में, जो स्कूल के ऊपर में जो अटैक हुआ था जिसमें काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ था, तो यूएस के अटैक को बताया गया है। क्यूबा के बारे में मेंशन है, क्यूबा के बारे में आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया क्यूबा बेसिकली कैरेबियन एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है और यूएस के साथ में इनके लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं वो हुआ करते हैं। फिर स्टूडेंट्स इंडोनेशिया के बारे में मेंशन है, वहाँ पे भी जो जो चिल्ड्रन हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज के रिगार्डिंग में बैन करने के लिए कहा गया है, तो इंडोनेशिया के बारे में मेंशन है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में रीड किया है और नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान और यूएस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है कि ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा कहा गया कि ये जो वॉर कंडीशन है वो लार्जर वे के अंदर में एग्जैजरेट हो सकता है, लार्जर एरियाज के लिए जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक एडिटोरियल्स आप देखिए कि आज जो एडिटोरियल हैं, जो स्मॉल एडिटोरियल्स है उसके अंदर में तो कोई एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं था, बट वुमेन्स डे है जो कि हम 8th मार्च को सेलिब्रेट किया करते हैं, तो 8th मार्च का जो वुमेन्स डे है उसके रिगार्डिंग में कुछ एडिटोरियल जरूर पब्लिश हुए हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो वुमेन हैं उनको हम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें। सेकंड वहाँ पे एक जो यहाँ पे मेंशन हुआ है वो डिजिटल एरा के दौरान में है कि डिजिटल एरा में कैसे वुमेन्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको हम इंश्योर करें। तो एग्रीकल्चर के अंदर में तो आप देखिए कि वुमेन्स के लिए जो मशीन है वो इस तरीके से डेवलप किया जाए जैसे कि जो मेल पर्सन है जो कि अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं बेटर लाइवलीहुड, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जो वुमेन है उन्हीं का एग्रीकल्चर के अंदर में लार्जर वे में पार्टिसिपेशन है, तो वैसा मशीन हो वुमेन फ्रेंडली यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सेटअप किया जाए जो कि वुमेन्स को यहाँ पे जो क्रेडिट को गेन करने के अंदर में भी सपोर्ट प्रोवाइड करें कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हो सके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में।
और वुमेन फ्रेंडली हमारा एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है वो होना चाहिए, क्योंकि वुमेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है वो हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में। डिजिटल सेक्टर के अंदर में भी वुमेन्स के रिगार्डिंग में जिस तरीके से टारगेट किया जाता है तो उसको डील करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।